अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू मुकदमा अवाम का मलिया हाशमी के साथ। नाज़रीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। इलेक्शन सर पर आन पहुंचा है, लेकिन जिन्होंने इलेक्शन करवाना है वही इसके लिए तैयार नज़र नहीं आते। और अभी तो शायद पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा इतनी प्रोलॉन्ग्ड डिबेट चल पड़ी है इस हवाले से कि इलेक्शन करवाना किसकी ज़िम्मेदारी है, इलेक्शन की तारीख अनाउंस करना किसकी ज़िम्मेदारी है। हालांकि आज से पहले तक जितने भी इलेक्शंस होते रहे उनमें बड़ी क्लैरिटी रही है हमारे निज़ाम में कि किसने इलेक्शन की तारीख अनाउंस करनी है, कौन ज़िम्मेदार है इंतज़ामी उमूर देखने का। लेकिन इस बार ऐसे महसूस होता है गोया पाकिस्तान में पहली मरतबा इलेक्शंस होने जा रहे हैं। सो आज के प्रोग्राम में न सिर्फ इस पर बात करेंगे बल्कि पाकिस्तान की लम्हा बलम्हा बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त कानूनी नुक्तों के इर्द गिर्द घूम रही है और कानूनी पेचीदगियों की आड़ में सियासतदान बहुत कंफर्टेबली और कन्वीनियंटली छुप रहे हैं, तो हमने आज के प्रोग्राम का महवर भी पाकिस्तान में इस वक्त जो कानूनी नुक्ते डिस्कस हो रहे हैं उनको रखा है। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं जी पाकिस्तान के नामवर माहिर कानून और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर जनाब शुएब शाहीन साहब और अतर काज़मी साहब, पाकिस्तान के मायना सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार। दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चूँकि कानूनी सवाल है तो सबसे पहले मैं ज़रा आपके सामने रखती हूँ और फिर अतर साहब से भी इस पर राय लेंगे उनकी। आप क्या समझते हैं, अभी गवर्नर साहब ने 2 दिन कबल एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने गवर्नर पंजाब साहब फरमाते हैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तो गवर्नर का जिक्र ही नहीं है। तो ये जो हम आर्टिकल 105 की बात करते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली के 90 दिन के अंदर अंदर गवर्नर साहब ने डेट अनाउंस करनी है इलेक्शन की, वो इलेक्शन एक्ट 2017 का सहारा लेते हुए कहते हैं कि मेरा कोई नाम जिक्र नहीं है और सदर ने भी इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करनी है जो कि नहीं की गई। क्या कहेंगे आप? देखें, पहली बात तो यह है कि जिसको कहते हैं ना वन पेज, ये तमाम मुख्तदर तबके और हल्के वन पेज पे हैं, जिसमें दोनों गवर्नर साहबान, पीडीएम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हमारी एस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने इलेक्शन ना करने का फैसला किया हुआ है। अब बाकी है हीले बहाने। आर्टिकल 105 जो है बड़ा क्लियर है कि अगर प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व होगी वक्त से पहले तो उसकी तारीख गवर्नर ने देनी है। अब इन हालात में जो आइन होता है वो सुप्रीम लॉ होता है, उसके नीचे कानून होता है। अब जब उन्होंने तारीख नहीं दी, दोनों गवर्नर, एक ने तो कहा लाहौर पंजाब वाले ने कि जी मैंने तो डिसॉल्व भी नहीं की तो मैं तारीख क्यों दूं, इलेक्शन कमीशन दे दे। दूसरे गवर्नर साहब ने इलेक्शन कमीशन को पावर्स अपनी डेलीगेट करके कहा कि जी आप खुद ही मशवरा कर लें तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, इंटेलिजेंस एजेंसी से, सिक्योरिटी एजेंसी से, आप खुद तारीख दे दें। बिल्कुल। अब ये सिर्फ एक बहाना था। अब उसके बाद जब ये तारीख नहीं देंगे तो फिर इलेक्शन एक्ट आता है, स्टैट्यूटरी पावर्स फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की आ जाती हैं 57(1) के तहत। उसमें आफ्टर कंसल्टेशन विद द ईसीपी होता है। जब उन्होंने उसको कंसल्टेशन के लिए खत लिखा तो इलेक्शन कमीशन ने कहा हम तो आते नहीं है, हम तो आपके साथ मुशावरत में भी शामिल नहीं होते। 3 खत लिखे। अब मसला ये तो नहीं हो सकता कि जाकर उनके दफ्तर में प्रेसिडेंट साहब चले जाएं। कंसल्टेशन बहरहाल हो गई। कंसल्टेशन और किसको बोलते हैं, कंसल्ट करना है ना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कंसल्ट कर लिया, बल्कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने सिर्फ डेट देनी थी प्रेसिडेंट ने, और वो डेट भी वो थी जिसको ऑलरेडी प्रपोज कर चुका था इलेक्शन कमीशन, यानी 9 और 13 के दरमियान। तो मेरा ख्याल है 57(2) के तहत फिर इलेक्शन कमीशन को आगे प्रोसीड करना चाहिए था, अनटिल अनलेस के कोई अथॉरिटी या कोई शख्स उठ के प्रेसिडेंट के ऑर्डर को चैलेंज करता। लेकिन फिर ज़ाहिर लाहौर हाई कोर्ट अपनी डायरेक्शन दे चुकी है, तो इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट का सुमोटो नोटिस भी आया और हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की पिटीशन भी है, और इस दौरान स्पीकर्स ने भी अपनी पिटीशन फाइल कर दी हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। सिर्फ तारीख के मुतालिक इस पे तयशुदा है कि आइन के तहत 90 डेज में इलेक्शन होने हैं, कोई दूसरी राय नहीं है। तारीख किसने देनी है चूंकि इबाम इसमें तो मेरी नजर में तो नहीं था, लेकिन इबाम क्रिएट किया गया ताकि इलेक्शन ना हो सकें और उसके लिए हीले बहाने तराशे जाएं। मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट ने बर वक्त ये फैसला किया कि वो इस इबाम को दूर करने के लिए डे टू डे हियरिंग पे ये प्रोसीडिंग्स करेंगे और वो फैसला देंगे बिल्कुल सही किसकी अथॉरिटी थी और किसने इलेक्शन कराना है। कासिम सूरी वाले केस में भी आपने देखा कोर्ट ने खुद तारीख दे के कहा था कि कल फलां तारीख तक
और रात 12 बजे तक इसकी प्रोसीडिंग्स मुकम्मल करके अदम एतमाद का फैसला करें। और वो जो था फिर रात को आपको पता है फिर अदालतें भी खुली और जिसपे बड़ी तनकीद भी हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अदालतें खुली और बिल आखिर वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो माना गया। देखें, इलेक्शन की तारीख देना एक सब्जेक्टिव मैटर है। असल मसला यह है कि 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं, इसके ऊपर कोई इबाम नहीं है। और जो अथॉरिटी, जो शख्सियत इसको डिले करने की कोशिश करेगा तो मैं समझता हूं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करेगा। अब ये झगड़ा डिस्प्यूट क्रिएट किया गया है, अदरवाइज है नहीं। चले हम इसको फॉर द टाइम बीइंग प्रिज्यूम कर लेते हैं कि ये डिस्प्यूट है, तो लेट दिस डिस्प्यूट बी रिजॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। फिर तो उसके लिए आज से तैयारी शुरू कर दें। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो अपना शेड्यूल दे के तैयारी कर दे, सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जो प्रेसिडेंट ने तारीख दी है, यही तारीख ही इलेक्शन कमीशन ने खुद प्रपोज की थी और प्रिज्यूम की थी कि ये 9 से 13 होनी चाहिए। लेकिन अब वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? दरअसल वो चाहते नहीं है इलेक्शन कराना। अब तो वो ज़ियाउल हक वाला जमाना आ गया है, 90 दिन का कह के इंडेफिनेट पीरियड के लिए चलाए जाओ इंटरम सेटअप, कोई पूछे ही ना उनसे। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट क्या होता है और यही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बिल्कुल सही। अच्छा शोएब शाहीन साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा भी आऊंगी क्योंकि जाहिर है यही इलेक्शन कमीशन था जो नवंबर 2022 के हवाले से कहता था कि हम तब तक तैयार हो जाएंगे, और अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़े होकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा था कि नवंबर से पहले नहीं करा सकते, उसके बाद जब मर्जी आप इलेक्शंस करवा लें। और अब हाल ये है कि नवंबर को गुजरे भी 3 महीने हो गए और ये सूरत हाल है। अतर काज़मी साहब, शोएब शाहीन साहब ने जैसे बड़ा मुफस्सिल अपना तज्जिया भी बयान किया और कुछ फैक्ट्स भी बयान किए कि इस वक्त इदारे सेम पेज पर लगते हैं इस हवाले से कि इलेक्शन नहीं करवाना। इलेक्शन कमीशन आपके ख्याल में क्यों भाग रहा है इससे? और गवर्नर साहब जो कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट में मेरा तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो मैं किस खुशी में डेट दूं, आप किस तरह इसको देखते हैं? देखिए, ऑब्वियसली एक तरह से बड़ी भोंडी किस्म की कोशिश है कि किसी तरीके से इंतखाबात को मुलतवी करवाया जाए या फिर ये जो इंटरम सेटअप है इसको तूल दिया जाए। सबको पता है कि आइन के अंदर लिखा हुआ है कि इलेक्शंस करवाने। अब गवर्नर साहब कहते हैं मैंने असेंबली नहीं तोड़ी है तो मैं डेट नहीं दूंगा। तो भाई अगर आपने असेंबली नहीं तोड़ी तो आपने मोहसिन नकवी साहब से हलफ क्यों लिया? आपने उनकी उस जो निगरान सेटअप है उसके साथ काम क्यों कर रहे हैं? इशू ये है कि सबको पता है कि ये इंतखाबात होने चाहिए, इस टाइम के अंदर होने चाहिए, लेकिन जिन्होंने इंतखाबात लड़ने हैं उनको भी ये पता है कि हमें शिकस्त होगी, उनको सामने नजर आ रहा है। और इसी वजह से मुख्तलिफ हीले बहाने करके इस सारे अमल को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है। कभी अदलिया को टारगेट किया जाता है, कभी 5 का टोला सामने आ जाता है। आज भी मरियम बीबी ने जनरल फैज साहब का जिक्र किया, उस दिन जज साहिबान की तस्वीरें लगा के जिस किस्म की तनकीद की, ऑल्दो के जनरल फैज तो उस वक्त DGIS ही नहीं थे जिस वक्त उनके वालिद साहब की वो जो मुबैना करप्शन के केस में जब उनको वहां पे नाइली वगैरह हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। दूसरा मुजाहिर नकवी साहब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज भी नहीं थे, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। तो ये बुनियादी तौर पे हुकूमत जो है और जो हुकूमती इत्तेहाद है ये उसका इशू है। वो ये चाहते हैं कि इस वक्त इलेक्शन ना हो, किसी तरीके से इस मामले को डिले किया जाए और फिर उनको सहूलतकारी मिल रही है। इलेक्शन कमीशन का किरदार है वो भी आपके सामने है, मोजिज जो गवर्नर साहिबान है वो जो कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। लेकिन कब तक ये चलेगा? क्या पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की कोई वक़्त है या फिर नहीं है? देखिए, खान साहब की भी तो असेंबलियां बहाल हुई थी ना, जब सदर साहब ने असेंबलियां तोड़ी थी, इसी सुप्रीम कोर्ट ने की थी। उसमें से पांच जज जो हैं वो भी इस बेंच में बैठे हुए। तो अब किसी की ख्वाहिशों पे तो बेंच नहीं बनेगा ना। पर ये सारी चीजें जो अदलिया पे हमला किया जा रहा है, दीगर चीजें की जा रही हैं, उसका मकसद ये है कि जो आपकी बहस है उसको डाइवर्ट किया जाए। असल बहस ये है कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े बड़े जमहूरियत पसंद आइन की हाकिमियत वाले आज हमें इसके ऊपर बहस करते हुए नजर नहीं आ रहे। वो बात क्या कर रहे हैं? कभी वो किसी इदारे की तरफ बात करते हैं, कभी अदलिया के कंडक्ट पे बात करते हैं, लेकिन जो मेन इशू है उस पर वो बात नहीं कर रहे। बिल्कुल सही। और कासिम सूरी साहब के भी फैसले को जो उड़ाया था तो इसी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उड़ाया था, और तब इन्हीं मोहतरम जजेस के हवाले से बड़ी इनकी इज्जत और इनकी शान में कसीदे पढ़े गए थे। और अब वही जजेस जब इनको नज़र आ रहा है कि आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने की बात करेंगे तो तरह तरह के हमले हो रहे हैं। सो मैं अगला सवाल एग्जैक्टली यही अब करना भी चाह रही हूँ। एक बहुत दिलचस्प बात आप दोनों के सामने मैं रखना चाहूँगी, यकीनन आपको मुझसे पहले मालूम होगा
कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट से जो पीडीएम जमातें हैं बिलखुसूस वो बहुत भागती हैं, क्योंकि उनको नज़र आता है कि बाहर रहने वाले जितने भी लोग हैं, अतर काज़मी भी तकरीबन हमारे एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं और पाकिस्तान भी ये काम करते हैं। तो ये बहुत अच्छे से हमें बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तानी अवाम जो है वो अपने सेंटिमेंट्स रखती है पाकिस्तान के पॉलिटिकल निज़ाम के हवाले से। पीडीएम हुकूमत ने आते साथ जो पहला काम किया वो करप्शन केसेस तो चलें, जो माफ़ कराए सो कराए नैब कवानीन में तरामीम करके, लेकिन एक बहुत अहम काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसकी भी छुट्टी कराई, ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो वोटिंग राइट है किसी तरह उसको भी सैबोटेज किया जा सके, और वो बहुत हद तक उसमें कामयाब भी हो गए। तो शुएब शाहीन साहब, आपको क्या लगता है जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब, जिन दोनों का नाम लिया गया ख़ास तौर पे, वो दोनों और तीसरे जस्टिस मुनीब साहब इसमें शामिल हैं, जिन तीनों ने समाअत करनी है 3 मार्च को ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोटिंग राइट के हवाले से बड़ी अहम समाअत मुकर्रर की गई है। तो आपको लगता है कि मरियम बीबी जो ख़ास तौर पे इन दो को सिंगल आउट करके बात कर रही हैं, ये इस फैसले पर भी थोड़ा असरअंदाज करने की होने की कोशिश है? देखें, जो मुज़ाहिर अकबर नकवी और एजाजुल एहसन के खिलाफ ये है ना, पहली बात तो यह है कि जब इन्होंने नैब लॉ बदली किए थे, वो उस नैब लॉ की अमेंडमेंट जो है वो अंडर चैलेंज है, उसमें भी ये जज साहिबान हैं जिसमें एजाजुल एहसन साहब हैं। दूसरा, जो ECL से अपने इन्होंने नाम निकाले थे, उस पर भी मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने प्रपोज किया था, रिकमेंड किया था कि जनाब इस पे सुओ मोटो नोटिस लिया जाए। उस पर सुओ मोटो नोटिस हुआ और वो ECL से वाला जो इशू था उसको टेकअप किया, और उसमें भी मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब थे और एजाजुल एहसन साहब थे। और अब ये वोटिंग राइट वाला इशू है, इसमें भी ये मौजूद हैं। बेसिकली ये ब्लैकमेलिंग है, प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स है, ताकि एक तरीके से इसको निकालें, फिर तीसरे चौथे पे हम अटैक करेंगे, कोई ना कोई हिला बहाना, कोई ना कोई तरीका कार। ये बेसिकली सिर्फ प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स है एंड ब्लैकमेलिंग है, और कुछ भी नहीं है इसमें। उनका मकसद सिर्फ ये है कि जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं और जिनके पास इनके केसेस हैं उनको पीछे हटाया जाए, उनको इतना ब्लैकमेल कर दिया जाए तो बाकी जजेस भी जो आए, ताकि उन पे ऊपर भी उनका एक प्रेशर रहे कि कहीं हम ना बदनाम हो जाएं। तो दैट इज द काज और दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस। ये एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म की मुनज़्ज़म साजिश है जिसके पीछे मरियम नवाज, आप देखें राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, ये एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म के मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन यही जज साहिबान थे, जब आपने खुद भी बताया, कासिम सूरी वाली जब जजमेंट आई तो इन लोगों ने उसके हक में बहुत ज्यादा बातें की और उसको कहा कि ये बेहतरीन जो है फैसला है और बेहतरीन किस्म की ये जमहूरियत की फतह हुई है और आइन की फतह हुई है। बिल्कुल सही। अगर कोई जज साहिबान आज अगर कोई फैसला करने लगे हैं तो उनको समझ आ गई है, क्योंकि 19 डेज से ज्यादा जा नहीं सकते आइन के तहत इलेक्शन होने, और उनको इंडिपेंडेंट जज चाहिए नहीं, इसलिए वो अदलिया पे अटैक कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अदलिया को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इनके खिलाफ भरपूर स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि आइन सबसे मुकद्दम है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम सबसे मुकद्दम है, सबसे ज्यादा मुकद्दम है। अच्छा, मैं एक और बड़ा अहम सवाल आपकी तरफ लेके आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं जरा अतर काज़मी साहब से भी इस पे उनकी राय ले लूं कि जज ज़ेबा साहिबा, जो मुअज़्ज़ज़ खातून जज निचली कोर्ट में जो अपने फ़राइज़ बड़े बखूबी सर अंजाम देती हैं, जब उनके एक फ़ैसले को बुनियादी इंसानी हुकूक के मुनाफी करार दिया था इमरान खान साहब ने, तो बहुत उस पर वावेला भी मचा और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी फिर वो पूरा अपॉलॉजी एक्सटेंड कराई खान साहब से, और वो सारा केस हुआ जिस पे तकरीबन बहुत से लोग सेम पेज पर थे कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। तो अतर काज़मी साहब, आपको लगता है कि अभी ये जो सिटिंग जजेस को जिस तरह से साहब भी नहीं कहा गया, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब नहीं कहा गया, एजाजुल एहसन कहा गया है कि एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है, और इसीलिए खैर मैंने तो वो क्लिप उनका चलाया भी नहीं कि मुझे वो इस काबिल ही नहीं लगा कि उसको चलाया जा सके जिस तज़हीक आमेज़ लहजे में बात की गई है हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के हवाले से। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए, पहली बात ये है कि जो अदलिया है, मैंने पहले भी अर्ज की थी कि वो तनकीद से मावरा नहीं है। अदालतों के जो फैसले होते हैं उनके ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन इदारों को इस तरह टारगेट नहीं करना चाहिए। देखिए, माजी में लाहौर हाई कोर्ट से बड़े फैसले आते थे जिसमें शरीफ खानदान को बड़ा रिलीफ मिला, जिस तरह मियां साहब इस मुल्क से गए, तो उस वक्त भी आप फैसले के ऊपर तनकीद करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो हैं, जो PTI के सिंपैथाइजर्स थे, वो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट को टारगेट करते थे या किसी और जो है उसके ऊपर इस किस्म की बातें करते थे। और उस वक्त भी मैं ये कहता था कि यही अदालतें हैं, यही सिस्टम है, यहीं से आपको
रिलीफ मिलेगा। हाँ, आप फैसलों पे जरूर तनकीद करें, लेकिन मुल्क का जो आइन है, कानून है, जो इदारे, अगर आप उनको ही कंट्रोवर्शियल बना देंगे, अगर खुदा न खास्ता मुल्क की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही कंट्रोवर्शियल हो जाती है, तो फिर पीछे मुल्क में रह क्या जाएगा? फिर तो अनार्की है, फिर तो जंगल का कानून है, जिसके हवाले से आज खान साहब ने भी एक ट्वीट की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तनकीद करते हुए, चाहे कोई भी हो, हमें ये सारी चीजें सामने रखनी चाहिए। अब मसला ये है कि एजाजुल एहसन साहब का जिस तरीके से नाम लिया गया या जिस तरीके से दीगर लोगों को टारगेट किया गया, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब ये किया क्यों गया? देखिए, मसला, आप जब कोई बयानिया बनाते हैं ना, इनको बड़ी फिक्र रहती है जी इमरान खान ने ये अपना बयानिया बेच दिया। भाई, आप अवाम में कोई चीज वैसे नहीं बेच सकते, आपको इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर एक आर्ग्यूमेंट पेश करना पड़ता है। जिस तरह अदालत के अंदर आप खुली अदालत के अंदर अपना मुकदमा लड़ना पड़ता है, अपना आर्ग्यूमेंट सामने रखना पड़ता है, इसी तरह अवाम के सामने भी आपको अपना आर्ग्यूमेंट रखना पड़ता है। खान साहब ने एक आर्ग्यूमेंट अपना रखा कि मेरी हुकूमत गई, तुम्हारा नुकसान हो गया, ये हुआ तो आइन का नुकसान हो गया, ये चीज हुई तो मुबैना इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी हो गई। अब दूसरी तरफ आदत है कि बंद कमरों में इन्होंने हुकूमत बनानी है, बंद कमरों में इन्होंने सियासत करनी है। तो ये जब अवाम के अंदर या अदालत में इनको अपना मुकदमा पेश करना हो, तो बद कलामी, बद तहजीबी, दुश्नाम तराजी, इसके अलावा इनके पास और कोई चीज नहीं है। इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है कि ये अपना आर्गुमेंट बिल्ड कर सकें। तो लिहाजा इल्जाम तराशी और बदजुबानी के जरिए ये अपना बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन चीजों से, दुश्नाम तराजी, बदजुबानी, बद कलामी, इल्जाम तराशी से बयानिए नहीं बनते। अवाम को आप समझाएं कि आपका मुकदमा क्या है। आपका तो जाती नोआ नहीं खत्म होता, मैं ये हो गई, मेरे वालिद को ये हो गया, हमारा ये हो गया। भाई, जाती मुकदमे से, जाती नोहे से बाहर निकले, अवाम को बताएं, समझाएं कि आप आइन और कानून की जड़ लड़ें, तो हो सकता है कि आपका बयानिया भी खान साहब की तरह मकबूल हो जाए। तो ये बुनियादी इशू है कि इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है कि अपना मुकदमा किस तरह अवाम के सामने रखना है। बिल्कुल सही। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले शोएब शाहीन साहब, एक बड़ा टेक्निकल सवाल करना चाहूंगी कि ये समझना बहुत ज़रूरी है, शेख रशीद साहब जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया, और भी कई लोग ये बात करते हैं कि ताकतवर हल्के फैसला कर चुके हैं, और उसमें तमाम ताकतवर हल्कों का जिक्र किया जाता है। जैसे आपने भी प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स सेम पेज पर हैं कि अभी इलेक्शन नहीं करवाने। सो जब ये बात कही जाती है कि जी अक्टूबर तक डिले कर दिया जाए और कौमी और सूबाई असम्बलीज़ के इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, तो ये आइन और कानून के तनाजुर में थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या ये आइनी तौर पर पॉसिबल है कि किसी तरह किसी शिक के तहत इसको ड्रैग करके इकट्ठा इलेक्शन करवाया जा सके? देखें, इकट्ठा इलेक्शन हो सकता है बशर्ते कि नेशनल असेंबली की भी डिसोल्यूशन हो जाए और दोनों सारे इलेक्शन इकट्ठे हो जाएं, बाकी प्रोविंशियल असेंबली की भी डिसोल्यूशन हो जाए, तब तो इकट्ठा इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो सूबाई असेंबली ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुकी हैं, जिनके 40 दिन के करीब गुजर चुके हैं, तो अगले जो है 3 महीने से आगे चले जाएं। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंटरम सेटअप चल नहीं सकता 3 महीने से ज्यादा। ये कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा है, ये आइन के मुताबिक चलना है। अब आइन को अगर आपने नहीं मानना, तो फिर बाकी क्या, कौन सा डॉक्यूमेंट रह गया है? अगर इसको कागज की रद्दी और कागज का टुकड़ा समझ लेना है, तो फिर इसकी कोई हैसियत नहीं है। स्टेक होल्डर्स चाहें भी तो आइन से मुतसादिम कोई आर्डर नहीं कर सकते, कोई लॉ नहीं बना सकते, कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। इसलिए आन के तहत इनको इलेक्शन 90 डेज में कराने ही कराने हैं। हाँ, ये हो सकता है कि रेजोल्यूशन कर दें नेशनल असेंबली की और सारे इलेक्शन इकट्ठे कर लें। बिल्कुल सही। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो रहा है। अतर काज़मी साहब से भी ब्रेक से पहले क्विकली एक छोटी सी बात पूछते हैं। एक दिलचस्प इंकशाफ हुआ है जी कि ये जो एक जाली ऑडियो लाई गई थी मुज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से, कि बहुत तहलका खेज इंकशाफ हो गया। मुज़ाहिर नकवी साहब, वो जज साहब जो नून लीग के ख़िलाफ़ हैं, जो एक बयानिया बनाया जा रहा था नून लीग की जानिब से, वो भी ऑडियो लीक जाली निकली। तो ब्रेक पे जाने से पहले क्विकली अतर काज़मी साहब ज़रा हमें ये बताइए कि ये जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला है, जोड़ तोड़ के पुरानी ऑडियोज़ को मिला के ये जो टुकड़े जोड़े जाते हैं, इससे आपको क्या लगता है किसका नुकसान हो रहा है? जिनकी लाई जाती हैं या जो लाते हैं? देखिए, इससे बुनियादी तौर पे तो हमारे मुल्क का जो आइन और कानून है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। किस आइन और कानून के तहत आप किसी की ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं? और दूसरा, पूरी दुनिया में हम क्या देख रहे हैं कि कभी वजीर आजम हाउस की ऑडियो आ जाती है, कभी वजीर आजम की सिक्योर लाइन की ऑडियो आ जाती है। एक जोहरी ताकत है हम, या मतलब कोई मजाक है हमारा मुल्क
कि कोई भी शख्स उठेगा किसी की ऑडियो रिकॉर्ड करवा लेगा, लेकिन वही बात है कि जब आप अपना मुकदमा सही तरीके से पेश नहीं कर सकते तो फिर वही किसी ऑडियो जोड़ के कहा जाता है कि ये देखें ये ऑडियो होगी, इसके अंदर ये, अगर वो ऑडियो आप समझते हैं कि ठीक है, फिर आप ले जाएं उसको अदालत के अंदर, रखें अदालत के अंदर कि जनाब ये ऑडियो है। आपको पता है कि जब अदालत के अंदर आप लेके जाएंगे तो आपको साबित करना पड़ेगा कि ये ऑडियो किसने रिकॉर्ड की, इसकी और इसकी सोर्स क्या है। तो उसके उस हवाले से आइन बिल्कुल वाज़ेह है, कानून बिल्कुल वाज़ेह है, तो वहां पे तो किसी ने आके एक्सेप्ट नहीं करना। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप इस तरीके से सियासत चलाने की कोशिश करें। हाँ, अगर किसी मुल्क में कोई गैर आईनी हुकूमत है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, आमरीयत है, उस दौर में तो चले ठीक है। जो एक जमहूरी हुकूमत है जो आइन की बात करती है, कानून की बात करती है, तो वो गैर कानूनी चीजों के सहारे अपनी सियासत अगर करना चाह रही है तो मेरे ख्याल में बदकिस्मती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा जेल भरो तहरीक पे भी बात करें और शुएब शाहीन साहब से हम एक कानूनी नुक्ता समझने की कोशिश करेंगे कि पीटीआई के लोग जो एक शिकायत कर रहे हैं और उनके मुखालिफिन बिल्कुल उससे उलट बात कर रहे हैं, इनमें से कौन दुरुस्त बात कर रहा है, और अतर काज़मी साहब से इस पर सियासी तज्जिया लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है अतर काज़मी और शुएब शाहीन साहब के साथ, दोनों ही अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। अब ज़रा बात करते हैं, कुछ कानूनी नुक्ते तो हमने समझने की कोशिश कर ली कि इस वक्त पाकिस्तान किस तरह से कानूनी पेचीदगियों का शिकार होकर सियासी हिचकोले खा रहा है, लेकिन इस वक्त जो सियासत में अमली तौर पर हो रहा है कि इमरान खान साहब ने अपने करियर की एक बड़ी ट्रिकी मूव चली, जेल भरो तहरीक, जो कि शुरू में लगा कि बहुत मोमेंटम पकड़ रही है और पेशावर में हमने देखा कि बड़ी आवाम थी जो गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार थी, लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही थी। रावलपिंडी में गिरफ्तार किया गया, लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर मंदरा के करीब जाकर छोड़ दिया गया। तो अतर काज़मी साहब, आप पहले क्विक कमेंट कर दें इस पे कि आपकी नज़र में इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक कामयाब हो रही है, या जो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जेलें भर ही नहीं सके ये लोग, इतनी बुरी तरह से नाकाम हो गई है, आपकी क्या राय? ख्वाजा साहब को चाहिए 2-4 बंदे अपने दे दें जो मतलूब हैं, ताकि थोड़ी सी जो है जेलें भरी जाएं। इश्यू ये है कि देखें, कोई भी जो तहरीक होती है वो आपको आइन और कानून को सामने रख के चलानी पड़ती है, उसके तहत आप करते हैं। अब ये एक सिंबॉलिक तहरीक है, इसमें ये नहीं है कि जनाब के आपने जाके जेलें भर देनी है। ठीक है, खान साहब ने कहा तो है कि हम भरेंगे, लेकिन यहाँ पे मैसेज क्या है? बुनियादी मैसेज ये है कि आप एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जिसमें बाहर रहने से बेहतर है कि आप जेल में चले जाएं। ये एक मैसेज दिया जा रहा है, और ये आपको इसकी एक तारीख मिलती है। आप बड़े सगीर की तारीख में भी आपको नजर आएगा, आपको साउथ अमेरिका में भी नजर आता है, इवन कि यूरोपीय हिस्ट्री में भी आपको ये चीजें नजर आती हैं। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये इसके पीछे थीम क्या है। दूसरी बात यह है कि अब जिस तरीके से जिन लोगों ने गिरफ्तारियां दी गई उनको गाड़ियों में बैठा के फिराते रहे, किसी को किसी जेल में भेज दिया, और इंतहाई जो मतलब कि मुझे बड़ी नदामत से ये कहना पड़ता है कि हमारे कई जो सहाफी दोस्त हैं वो इसके ऊपर ठट्ठे लेते रहे कि जनाब के सारा दिन गाड़ी नहीं रोकी गई, किसी को पानी नहीं दिया गया, किसी को टॉयलेट नहीं जाने दिया गया। ये संगीन जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हैं उनको बतौर मजाक पेश किया गया। तो उससे आप अंदाजा लगा लें कि ओवरऑल इतना रिग्रेस कर चुके हैं कि आइन, कानून, इंसानी हकूक ये चीज कोई अहमियत ही नहीं रखती। और उसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया कि गुलाम महमूद डोगर साहब को उनके ओहदे पे बहाल किया जाए। वो फैसला पड़ा हुआ और उन डोगर साहब को कोई बहाल नहीं कर रहा। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त हो रहा क्या है। ये जो गुज़िश्ता 8-9 महीनों के दौरान हुआ, वैसे तो पाकिस्तान की तारीख बड़ी रोशन है, 72 सालों में 75 सालों में बहुत कुछ होता रहा, लेकिन ये जो 8-9 महीनों में
इतने बड़े जमहूरी इत्तेहाद ने इस मुल्क के साथ किया, आइन के साथ किया, मेरे ख्याल में उसकी नजीर नहीं मिलती। और ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि इसके बड़े दूरदर्श नताइज निकलेंगे। ये जो चीजें अभी हो रही है ये खत्म नहीं हो जाएगा। एक दफा जब आप सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो आपने तो एक नजीर कायम कर दी, आपने तो एक रास्ता खोल दिया, तो ये तो हम अनारकी की तरफ जाएंगे इस तरह अगर होगा। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन जहां तक तहरीक का ताल्लुक है, देखें तहरीक कामयाब करना ना कामयाब करना ये तो पीटीआई के ऊपर उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन ओवरऑल जो एक इम्पैक्ट है वो तो क्रिएट हो रहा है। मैं और आप भी डिस्कस कर रहे हैं, दीगर लोग भी डिस्कस कर रहे हैं और हुकूमती वज़रा भी डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल सही। शोएब शाहीन साहब, अतहर काज़मी साहब का कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि इस हद तक तो इम्पैक्ट है कि ये अंडर डिस्कशन आ गया है। लोग किस हद तक निकले हैं नहीं निकले ये भी ज़ेरे बहस है। आपसे मैं एक कानूनी नुक्ता पूछना चाहूँगी। शाह महमूद कुरैशी साहब के बच्चों ने शिकवा किया कि उनके वालिद साहब के बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली की गई, जिस तरह से दीगर लोगों को भी, असद उमर साहब हो जाएं, शाहजी हो जाएं और जितने भी ये तमाम लोग हैं वर्कर्स हैं पीटीआई के, कि उनको किसी को वॉशरूम नहीं जाने दिया जा रहा, तो किसी को कपड़े नहीं तब्दील करने दिए जा रहे, किसी तक खाना नहीं पहुंचने दिया जा रहा। तो ये आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है? और दूसरा ये कि इस तहरीक के अलावा ऐसा क्या था जो पीटीआई करती जो इनकी हुकूक की पामाली के खिलाफ एहतजाज करना चाहती है, वो ज्यादा मौसर अंदाज से हो सकता? देखिए, पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब ने बहरहाल एक मूवमेंट को जिंदा रखा हुआ है जब से वो रजीम चेंज हुई है, उसके बाद से लेकर आज तक। इसके बावजूद कि उनको गोलियां लगी हैं, वो 4 महीने से चल फिर नहीं सकते, और वो उसके बावजूद वो लोगों को मिल रहे हैं, मूवमेंट चला रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको मिल रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज उसी तरह जारी हो सारी हैं। ज़ाहिर एक सियासत होता है तहर्रुक का नाम, और वो मुतहर्रिक आदमी हैं, उन्होंने तहर्रुक पैदा किया हुआ है। और ये जेल भरो तहरीक भी एक अलामती होती है, और ताकि पॉलिटिकल वर्कर्स इकट्ठे होते हैं और जेल जाने के लिए वो एक सेक्रीफाइस करते हैं और सामने आते हैं। और आम तौर पर ये जब आज़ादी की तहरीकें चला करती हैं उस जमाने से लेकर आज तक ये हमेशा ये मूवमेंट्स का हिस्सा रही हैं। तो खान साहब ने भी बहरहाल एक पॉजिटिव समझते हुए और एक मूवमेंट चलाई, लेकिन इंटरम सेटअप इस कदर मुंतकिम मिजाज बैठा हुआ है पंजाब में कि भाई किसी ने जुर्म नहीं किया तो उसको जेल में डालने की जरूरत क्या है? ठीक है, वो आते हैं, धरना देते हैं, बैठते हैं, चले जाएंगे। और दूसरा, अगर आपने उनको उठाना भी है तो हमेशा माजी में भी ऐसा रहा है कि आप उनको गिरफ्तार करके जाकर कुछ एरिया पे जाकर उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर्स ने कोई कसूर नहीं किया होता। तो वो तो एक मूवमेंट है, लेकिन इन्होंने क्या हरकतें की कि लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, ये दहशतगर्दी के मुजरमों के भी बुनियादी इंसानी हुकूक होते हैं कि चाहे जाए कि ये सियासी वर्कर्स हैं, इन्होंने सियासी वर्कर्स को उठाया, किसी को डराजी खान ले गए, किसी को अटक ले गए, किसी को किसी जगह ले गए, और इन द मीनवाइल ना लोगों को वाशरूम जाने दिया गया, ना उनको खाना दिया गया, ना उनको सोने दिया गया। ये तो बदतरीन किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। तो इस पे तो बिल्कुल आवाज उठानी भी चाहिए, अदालतों में भी जाना चाहिए। वो इंसान है, अब इंसानियत के रिश्ते के नाते उनके जो हुकूक हैं उनकी अगर पामाली हो रही है तो ये बदतरीन फाशिस्ट हुकूमत का एक रोल होता है। और जो पीडीएम की हुकूमत जब से आई है उस दिन से ये हरकतें जारी हो सारी हैं, लेकिन हम समझ रहे थे कि इंटरम सेटअप जो है वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। तो नेचुरली अदालतों में जाना पीटीआई के वर्क लीडर्स के फैमिलीज का हक है, और वो जाएं और अपने ह्यूमन राइट्स की एनफोर्समेंट के लिए अपना रोल अदा करें। बिल्कुल। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले अतहर काज़मी साहब आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी। अभी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ऐलान किया शहबाज शरीफ साहब ने कि हमें अवाम का बहुत दर्द है और हम अशराफिया पे भी बोझ उस वक्त डालेंगे और बाद अज़ां अवाम पर जब हम खुद पर डालें। तो उन्होंने कहा है जी मेरी पूरी काबीना समेत मेरे हम ना तनख्वाह लेंगे ना मराहत लेंगे, फ्यूल भी अपनी जेब से अदा करेंगे उसकी कीमत। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी गो टू द ब्रेक। देखिए, ऑब्वियसली हुकूमत की तरफ से अगर कोई पॉजिटिव चीज है, कहीं पे वो पैसा बचा सकते हैं तो जरूर बचाएं। एंड ऑफ द डे ये मेरा पैसा है, आपका पैसा है, पाकिस्तानियों का पैसा है। लेकिन जो इस 8-9 महीनों में आज हम मईशत को जिस नहज पे लेके आ गए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4 वजीर या 15 वजीर जो है या 80 वजीर तनख्वाहें नहीं लेंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आज हमारी ये जो जमहूरी हुकूमत है 13-14 जमातों की, ये मईशत को इस नहज पे लेके आ गई है कि आपके वजीर दिफा
खड़े होके कहते हैं कि हमारा मुल्क तो दिवालिया हो चुका है, आपको तनख्वाहें देने की खबरें आ रही कि जी पैसे नहीं है, इस चीज के पैसे नहीं है, एलसीज आपकी खुल नहीं रही हैं, आपका माल पड़ा हुआ है, जो इंपोर्ट्स आपकी होनी है वो पड़ी हुई है पोर्ट पे, आपकी बड़े बड़े जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आए रोज अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देते हैं क्योंकि बाहर से माल नहीं आ रहा। तो ये बड़ा इशू है। इस तरह के ये जो कॉस्मेटिक जो आप करेंगे, थोड़े बहुत अफेयर्स चलाएंगे या फिर उससे आप कोई जिसे कह सकते हैं ना कि सतही सतह के ऊपर 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 आप कुछ काम करेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। डीप रूटेड जो इश्यूज हैं, जो इकोनॉमी के इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करना। बिल्कुल सही जी, डीप रूटेड इकोनॉमिक इश्यूज को रिजॉल्व करें। अतर काज़मी साहब और शुएब शाहीन साहब, हमारा आपका हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के वकील और पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर कानून फैसल चौधरी साहब। उनसे कुछ सवालात पूछेंगे खान साहब के केस के हवाले से भी, और मौजूदा जो लीगल फियास्को बना हुआ है उस हवाले से लास्ट सेगमेंट में कुछ गुफ्तगू करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आपने गुफ्तगू सुनी कुछ सियासत पर, कुछ कानून पर। अब इस सेगमेंट में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एक तो इमरान खान साहब के केस पर, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम आम ज़ुबान में जानना चाहती है, सादा ज़ुबान में आम आदमी जानना चाहता है कि इमरान खान पर क्या केस बने हुए हैं और अभी उनकी गिरफ्तारी का क्या लाइक्लीहुड है। और दूसरा बड़ा अहम सवाल ये कि जेल भरो तहरीक के हवाले से कुछ लोग तनकीद, बल्कि बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं कि पीटीआई को अगर इतना शौक था जेल भरो तहरीक करने का, तो फिर अब जब टफ टाइम आया है तो बर्दाश्त करें। पीटीआई कहती है कि हमें ऐसी बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली की तवक्को नहीं थी कि जिस तरह से हम सियासी कैदियों को मुजरिमों से भी बदतर हालात में रखा है। और पीटीआई के मुखालिफिन कहते हैं कि हमने भी तो मुश्किल वक्त सहा है खान साहब के दौर में, अब आपकी बारी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी इमरान खान साहब के वकील और मुमताज़ माहिर कानून जनाब फैसल चौधरी साहब। चौधरी साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जेल भरो तहरीक में अभी हमने सुना कि, बल्कि देखा भी वो नोटिफिकेशन, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब के खिलाफ 30 दिन की डिटेंशन का जो ऑर्डर आया, अब उसका क्या स्टेटस है और कब तक ये लोग बाहर आ जाएंगे और आपके ख्याल में कितनी कामयाब हुई है? देखिए, ज़ाहिर है ये पीटीआई के जलसों की तरह तो नहीं होगी ना कि हज़ारों लोग जाएंगे। उसमें जो एक मामला है जेल भरो तहरीक, तो एक एहतजाज है, उस एहतजाज में बहुत सारे लोग गए हैं और उन्होंने मेरे ख्याल में हुकूमत ने मार्क करके वो लोगों को जो पकड़ा और उनको जो है मुख्तलिफ तरीके से तंग कर रहे हैं, ऐसे उनको ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो करप्शन में पैसे बना के लंदन में उन्होंने घर बनाए हैं और एवनफील्ड के मालिक वो हैं। तो ये बात अपोजिशन साथ ढूंढ रही है कि ये भूल रही है कि ये लोग जो हैं ये सियासी कैदी हैं, उनको करप्शन में सज़ा हुई है। फ़र्क है उन सारे मामलात में, और उनके बुनियादी हकूक़ जो हैं उनको रियासत का काम है, क्योंकि वो मुजरम नहीं है, ना वो कोई क्रिमिनल्स हैं, वो तो नॉर्मल पॉलिटिकल एजिटेशन में गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि बाहर जो आपने हालात कर दिए हैं उससे बेहतर है कि आप जेल में बंद कर दें। जेल में जो आपने सूरत हाल जिस तरह से होती है, तो बाहर आपके दौर में ये हुआ। ये उस वक़्त जब बरतानवी और साम्राज्यी ताकतें थी तो महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की थी, तो तब जेल भरो की तहरीक शुरू हुई थी। तो इसमें इतने लोग अंदर गए हैं, बहुत सारे उनको 36-40 बंदों को रात को उन्होंने छोड़ने का कहा, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो अपने वर्करों के साथ रहेंगे। सो लीडर्स भी गए हैं, वर्कर्स भी गए हैं, और वाहिद जमात है। ये ज़रा 2 बंदे कहें ना अपनी पार्टियों को कि जाके जेल भरे। इन्होंने तो मरियम ने 2 बंदों को कहा कि मैं नेस को, जावेद अब्बासी और उसको के इस्तीफ़ा दें, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। इमरान खान के कहने पर लोग जेलों में जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसको जो है पॉलिटिकल एंगल से जो है वो जानबूझ के इसको बिलिटल करना,
और अगर जो पीटीआई को, ये मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि पीटीआई को अगर इस हुकूमत से कोई ये तवक्को थी कि वो या जो निगरान सेटअप है ये अगर ये समझें कि जी हमारा इनके साथ कोई मामलात ऐसे थे कि ये कोई इंसान की तरह बिहेव करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई उनकी जायज़ तवक्को थी। उनको इस सलूक के लिए भी तैयार रहना चाहिए था, बल्कि इससे बेहतर सलूक के लिए भी तैयार रहना चाहिए था, क्योंकि इस हुकूमत से कोई अच्छी बात की तवक्को करना भी अबस है, गुनाह है। बिल्कुल। अच्छा फैसल चौधरी साहब, मैं खान साहब के केस पे भी बात करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले ज़रा इलेक्शन के हवाले से पूछ लूँ। गवर्नर पंजाब की मैं गुफ्तगू सुन रही थी, 2-3 दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो फरमा रहे थे कि इलेक्शन 2017 का जो एक्ट है, इलेक्शन एक्ट 2017, उसमें गवर्नर का कहीं कोई जिक्र नहीं है। अलबत्ता जब हम आर्टिकल 105 देखते हैं तो उसमें कैटेगोरिकली गवर्नर का ही नाम लिखा है कि डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली के 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन डेट उन्होंने ही अनाउंस करनी है। आपकी इस हवाले से बतौर वकील और माहिर कानून क्या राय है? कौन सी चीज़ ज़्यादा वेटेज रखती है, इलेक्शन एक्ट 2017 जो गवर्नर साहब कह रहे हैं, या आर्टिकल 105 को देखा जाए? आर्टिकल 105 जो है और 224 जो है वो प्रवेल करेगा किसी भी लॉ के ऊपर। और अगर गवर्नर साहब को ये बुनियादी बात समझ नहीं है और उन्होंने उनको तो फिर गवर्नर की सीट पे लगाना ही गलत है। और दूसरी बात यह है कि गवर्नर साहब ने जानते बूझते आइन की कुछ शिकों को मुअत्तल किया है और उन पर अमल दरामद ना करके उन्होंने आइन को बेजान किया है। इसकी तादीबी कार्रवाई होगी उनके ख़िलाफ़, और वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई आर्टिकल 6 के तहत भी हो सकती है और फौजदारी कार्रवाई भी हो सकती है। उन्होंने एक बड़ा शदीद किस्म का जुर्म किया है, आइन को मुअत्तल किया है उन्होंने, उनके आइन इलेक्शन की तारीख ना दे के। तो ये जो है वो आइन पे जो अमल दरामद नहीं हुआ, इसका शाखसाना जो दोनों गवर्नर्स हैं ये वो ही इसके ज़िम्मेदारान हैं, और कानून और आइन जब अपना रास्ता लेगा तो ये फिर उसके ज़िम्मेदारान भी ठहरेंगे। बिल्कुल सही। और आखिरी सवाल, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से उनके सपोर्टर्स बड़े परेशान रहते हैं। पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि उनके घर के बाहर जमान पार्क में एक रश लगा हुआ है। ट्रैफिक भी ऑब्वियसली बड़ी डिस्टर्ब होती है, लोग अपनी गाड़ियां पार्क करके बस जमान पार्क को घेर लेते हैं कि किसी तरह खान साहब गिरफ्तार ना हो जाएं। तो आप चूंकि उनके वकील भी हैं, ज़रा हमें क्विकली अगर आप बता सकें कि अब उनका क्या स्टेटस है उनके केसेस का, और किस हद तक वो ख़तरे में हैं गिरफ्तारी के एतबार से? नहीं, गिरफ्तारी का जो ख़तरा, ये हुकूमत कभी भी कुछ भी कर सकती है, इनसे तो बदनीति की बुनियाद पे आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज़मानतों पे भी हैं और उनको जो किसी केस में इमीडिएटली तो ऐसी बात नहीं है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन ये हुकूमत जो है रात के अंधेरे में, मैं चाहता हूँ रात के अंधेरे में केस बनाते हैं और बंदे उठा लेते हैं सुबह अपना। इन्होंने कौन सा कोई कानून पे अमल करना है या इन पे अमल करना है? इनका तो जंगल का कानून नाफिज हुआ है, और निगरान हुकूमतें जो हैं वो तो एक्सटेंशन है फेडरल गवर्नमेंट की, और वो जो उनको लाए हैं वो उनके इशारों पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है जी। फैसल चौधरी साहब, आपकी राय आ गई, आपका हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने फैसल चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी के हवाले से भी, और इमरान खान साहब के केसेस के मौजूदा स्टेटस के हवाले से भी। बात तो बहुत सिंपल है, किसी सियासी जमात को सूट करे या ना करे। आज अगर पीटीआई को ये बात सूट कर रही है, हो सकता है 3-4 साल बाद रोल्स रिवर्स हो जाएं और पीटीआई चाहती हो कि इलेक्शन डिले हो जाए, और जो अभी जमातें चाह रही हैं कि इलेक्शन ना हो, वो शायद कहें उतावले होकर के आइन और कानून के मुताबिक जो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है उसके अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए। तो खुदारा ऐसे काम ना कीजिए कि कल को आपको पछताना पड़े। फॉर इंस्टेंस, मैं आपको जाते जाते एक बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल दूं। पीटीआई दौर में एक ऐसा कानून लाने की कोशिश की गई जिसमें अगरचे मीडिया को रेगुलेट करने की बात की जा रही थी, लेकिन और मैं भी बाय द वे उसकी बड़ी इस हवाले से हामी थी कि जो फेक न्यूज़ आए दिन चलती हैं, गलत खबरों का एक तूफ़ान है, उसको रोकने में मदद देगा वो रूल। लेकिन जब उसकी कुछ शिकों पर गौर किया गया तो पता चला कि ये तो एक तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब करने की भी कोशिश की जा सकती है। अगर वो हुकूमत ना भी करती, आइंदा आने वाली हुकूमत कर सकती थी, या उसके बाद आने वाली हुकूमत उसको मिसयूज़ कर सकती थी उस कानून को। लिहाजा ऑपोजिशन ने मिलकर, उसमें सहाफ़ियों ने भी बड़ा अपना शोर मचाया और वो कानून रोक लिया गया। आज सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस कानून के ना आने और इम्प्लीमेंट ना होने का
PTI को हो रहा है। ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ कहते हैं ना हो रही हैं, अगर वो कानून इनेक्ट कर लिया जाता, नाफिज हो जाता, तो आज बहुत बदतरीन टॉर्चर से गुजर सकती थी PTI। सिमिलरली आज जिस तरह अतहर काज़मी साहब ने भी प्रोग्राम में बात की कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हवा में उड़ाने की कोशिश करेंगे, आप आइन और कानून को मजाक में उड़ाएंगे। आइन कहते हैं 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं, आप उसको बिल्कुल मजाक समझकर आइन शिकनी करने की अगर कोशिश करेंगे तो आप एक ऐसा ख़तरनाक दरवाज़ा खोल देंगे कि जिससे आइंदा कोई भी गुजरने में, पार करने में कोई शर्म महसूस नहीं करेगा और पाकिस्तान में लाकानूनियत बाकायदा तौर पर लेजिटिमाइज हो जाएगी। सो ये देखने की ज़रूरत है, अपने टेम्परेरी फ़ायदे के लिए पाकिस्तान के आइन से खुदारा मत खेलिए, कल को आप भी इसका बदतरीन निशाना बन सकते हैं। अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल रात 8 बजे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।